हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस क्लास का हर एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिएगा कि आपके सभी एग्ज़ाम में आज की क्लास का हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो क्लास को इसीलिए लास्ट तक देखना है और क्लास पसंद आती है तो आपको क्लास को लाइक भी करना है। जो बच्चे इस चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम लिंक को जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास का पीडीएफ, सारी अपडेट्स, बाकी सभी क्लासेस और बाकी अपडेट्स भी आपको सब वहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ अपनी आज की करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। बिल्कुल, देखो, एक मैंने आज यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, दो शब्द लिखे हैं कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं आता। क्योंकि वक्त के चलते अगर आप जीत जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका वक्त निकल जाए, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारे पास हर समय हर चीज़ नहीं होती। अचीवमेंट एक टाइम के साथ होना चाहिए, क्योंकि जीतने वाले देखो, अगर वक्त निकलने के बाद आपने कुछ काम करा तो क्या करा, ठीक है। तो वक्त निकलने के बाद में वक्त नहीं आता, यादें आती हैं, तुम सिर्फ याद करते रह जाओगे कि एक टाइम था, स्टडी रूम था, उसमें मैं बैठ के पढ़ता था। अगर आपकी आज एक भी मिस्टेक है, अगर आज आप कहीं और अपना टाइम लगा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि कल वो टाइम आपके पास नहीं रहेगा और ना ही तो आप सक्सेसफुल होंगे और लोगों के ताने आपके साथ होंगे। इसी के साथ अपना ये आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। चलिए, पहला सवाल मैंने यहाँ पे लिया है, सवाल नंबर 1। पहला सवाल लिया है कि हाल ही में याना नामक जो है, याना नामक एक 50,000 साल पुराने शिशु मैमथ, इसकी खोज कहाँ पर हुई है। ठीक है, तो ये रूस में खोजा गया है, रूस में, कनाडा में, आइसलैंड में या फिर नॉर्वे में। बात हो रही है किसकी, शिशु मैमथ की। किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे शिशु मैमथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो शिशु मैमथ है, अगर इसकी बात करी जाए तो शिशु मैमथ की बात करें तो भाई ये 5,000 साल पुराना है। सबसे पहली बात तो भाई ये है क्या चीज़, अगर इसकी बात करें भाई ये क्या चीज़ है, तो ये है क्या चीज़, ये भाई ये एक, मैं कहूँ कि मैमथ जो है ये, अगर इस मैमथ की बात करें तो हाथियों की विलुप्त प्रजाति हो चुकी है। ठीक है, ये एक प्रजाति है जो हाथियों की प्रजाति है और ये हाथियों की जो है, हाथियों की विलुप्त प्रजाति है। ठीक है, ये विलुप्त प्रजाति है हाथियों की। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये है कि कितने साल पुरानी है, तो भाई अगर इसकी बात करें कब की है, तो ये जो है लगभग लगभग 50,000 साल पुरानी प्रजाति है। ठीक है, 50,000 साल पुरानी है। दूसरी बात, 50,000 साल पुरानी है। दूसरी बात ये है कि इसकी बात करें तो भाई ये जो है, इसका नाम क्या है, अगर इस शिशु मैमथ की बात करें तो इसका जो नाम रखा गया है, इसका नाम क्या रखा गया है, नाम रखा गया है इसका नाम याना। क्या नाम रखा गया है, याना। तो अगर मैं इसकी बात करूं याना की, तो याना जो है ये किसके नाम पर रखा गया है, याना एक नदी का नाम है। याना किसका, एक नदी का नाम है। और ये जो नदी है ये नदी बेसिन है। क्या है, ये है आपका नदी बेसिन। और इस नदी बेसिन की बात करी जाए, इस नदी की बात करी जाए तो ये कहाँ की है, याना, ये रूस की नदी है। कहाँ की, रूस की नदी। ठीक है, तो इस शिशु मैमथ की खोज की बात करूं कि भाई इसको खोजा किसके द्वारा गया है, तो इसको रूस ने खोजा है। और रूस ने अपने यहाँ की नदी के नाम पर इसका नाम जो है, इस शिशु मैमथ का नाम याना रखा है। ठीक है, अच्छा, इसकी उम्र कितनी है, जितना जो ये खोजा गया है, अगर इसकी उम्र की बात करें तो इसकी उम्र कितनी है, 1 साल इसकी उम्र है। आंसर होगा कहाँ पर खोजा गया है, रूस में। और रूस में याना नदी के किनारे की बात करें, यहाँ पे ये जो है 50,000 साल पुराना है। हाथियों की प्रजाति का है, आपको हाथियों के तरीके का दिख रहा होगा, हाथियों की प्रजाति है ये। ठीक है, बच्चा है 1 साल, सिर्फ 1 साल का है ये, और इसका नाम याना रखा गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2024 कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस 2024, इसको कब सेलिब्रेट किया गया था। 24 दिसंबर को, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर। चलिए, तो इस सवाल की बात करें तो इसका सही आंसर होगा 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस ये शुरू किया, यानी कि मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले बात करें कि भाई ये शुरू कब होता है। ये शुरू कब होता है, 2020 में ये
शुरू किया जाता है। अच्छा, क्यों शुरू किया गया था? तो भाई ये शुरू जो किया गया था, तो ये इसलिए शुरू किया गया था, जो महामारी के संक्रमण है इनको रोकना। किसको? यानी कि जो महामारी है, इस महामारी के संक्रमण को रोकना। ठीक है, इसके संक्रमण को रोकने के लिए जो है, रोकने के लिए इसको शुरू किया गया था। अच्छा, महामारी जैसे बात करें, अच्छा अभी जो कोविड आया था, अगर इस कोविड की बात करें तो भाई कोविड भी महामारी थी, जैसे प्लेग है या फिर जैसे चेचक है, इन सभी की बात करें तो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दिसंबर में कुछ और भी दिवस है। अच्छा, 5 दिसंबर की बात करूँ तो 5 दिसंबर को क्या मनाया गया था? मृदा दिवस। कौन सा? मृदा दिवस की बात करें। ठीक है, मृदा दिवस। अच्छा, 21 दिसंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि पहली बार मनाया गया। तो 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? ये मनाया गया था ध्यान दिवस, विश्व ध्यान दिवस। ठीक है, विश्व ध्यान दिवस की बात करूँ तो ये विश्व ध्यान दिवस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में अगर बात करूँ मैं आपसे 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को, तो ये था राष्ट्रीय सुशासन दिवस। कौन सा? यानी कि सुशासन दिवस की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय सुशासन दिवस। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ 26 दिसंबर की, तो 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? वीर बाल दिवस। कौन सा? वीर बाल दिवस की बात करें तो वीर बाल दिवस मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 129 यूएस बिलियन डॉलर के साथ में दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता देश कौन सा है? अब देखो, आपको ये समझ में नहीं आएगा, प्रेषण है ना, प्रेषण प्राप्त करता। अच्छा, इसको प्रेषण प्राप्त करता नहीं, इसको यहाँ पे रेमिटांस की बात करें, है नी, ये क्या है? रेमिटांस। तो रेमिटांस रिसीविंग की बात करिए, है ना। चलिए, पहली बात तो देखो, एक रिपोर्ट आई है किसकी? वर्ल्ड बैंक की। यहाँ पे अगर वर्ल्ड बैंक की बात करी जाए तो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है, और इस रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट किसकी है? तो भाई ये रिपोर्ट है रेमिटांस रिसीविंग की, है ना, या मैं कह सकती हूँ कि प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों की रिपोर्ट दी है। ठीक है, प्रेषण प्राप्तकर्ता जो देश हैं, इन देशों की रिपोर्ट दी है। ठीक है, कि भाई कौन सा इस रेमिटांस में कौन सा देश कहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, ये रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट, पहली बात तो ये है क्या? इस रिपोर्ट की बात करें तो ये क्या चीज़ है? देखो, इसकी बात करें तो ये भारतीयों के द्वारा विदेश से जो भेजा गया धन है उसके बारे में बताता है। यानी कि जो भारतीय हैं जो बाहर देशों में जा कर के कमा रहे हैं और अपने परिवार को जो पैसा भेज रहे हैं, है ना, उसकी बात करता है ये। यानी कि भारतीयों के द्वारा विदेश से भेजा गया धन। ठीक है, विदेश से भेजा गया धन। ठीक है, ये रिपोर्ट आती है। अब दूसरी बात करें, यहाँ पे अगर रैंक की बात करें तो जी इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा देश भारत। ठीक है, पहले नंबर पर आता है भारत। और भारत को कितना रेमिटांस प्राप्त हुआ है? यूएस डॉलर की बात करें 129 बिलियन डॉलर। ठीक है, इतना ये प्राप्त हुआ है। अच्छा, अब दूसरी बात करें यहाँ पे तो दूसरे नंबर पे कौन सा है? सेकंड है हमारा मैक्सिको। सेकंड कौन सा है? सेकंड है मैक्सिको। और अगर थर्ड कंट्री की बात करी जाए तो ये है आपका चाइना। ठीक है, इसके बाद में फिलीपींस है, ये सब है। अच्छा, जीडीपी में बात करें तो जीडीपी में रेमिटांस का सबसे ज़्यादा योगदान किसने लिया है? तजाकिस्तान में। ठीक है, फिलहाल इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ अमाउंट है टोटल रेमिटांस की, आप देख सकते हैं। चलिए, और ये पिछली रिपोर्ट थी, यहाँ पे अब की रिपोर्ट है। तो इंडिया का सबसे ऊपर आपको दिखेगा, फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पर है इंडिया, और इंडिया को कितना मिला है? 129.1। सेकेंड नंबर पे कौन आया है? ये आया है मैक्सिको। फोर्थ पे है आपका, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे है आपका फिलीपींस। ठीक है, इसके बाद में कुछ और भी इस तरीके से कंट्री हैं, आप सारे के सारे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में जेटसन ऑरिन नैनो सुपर जेनरेटिव एआई है, ये सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, एनवीडिया ने, टेस्ला ने, या फिर गूगल ने? अच्छा, बात किसकी हो रही है? देखो, जेटसन ऑरिन की।
हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जेटसन ऑरिन की बात कर रहे हैं। और जेटसन ऑरिन की बात करी जाए तो जो ये जेटसन ऑरिन है ये क्या है भाई, ये एक एआई सुपर कंप्यूटर है, नैनो सुपर कंप्यूटर। अगर आपसे पूछे कि भाई ये क्या चीज़ है सबसे पहले, तो भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैनो सुपर कंप्यूटर है। क्या है, नैनो सुपर कंप्यूटर है ये, ठीक है, नैनो सुपर कंप्यूटर है ये, ठीक है। अच्छा, ये नैनो सुपर कंप्यूटर है। अब दूसरी बात आती है कि भाई इसका निर्माण किसने करा है। अगर बात करें कि भाई इसका निर्माण किसने करा है, तो भाई इसका जो निर्माण करा है ये करा है एनवीडिया ने, ठीक है। किसने करा है, एनवीडिया की बात करी जाए, एनवीडिया के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अच्छा, एनवीडिया ने इसका निर्माण करा है। दूसरी बात यह है कि भाई इसमें लगभग कीमत कितनी आई है, एनवीडिया ने निर्माण करा है लेकिन कीमत कितनी आई है इसको बनाने के लिए। इसको बनाने के लिए जो कीमत आई है ये यूएस डॉलर में आई है 149 की, ठीक है। इतने डॉलर बनाने की इसकी, या इसकी एक की कीमत होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बनाया है ये कैसा बनाया है, तो भाई यहाँ पे ये जो बनाया है ये आकार कैसा है इसका, तो भाई इसका जो आकार है छोटा आकार है इसका। कितना, यानी कि हथेली के बराबर है, एक हथेली के बराबर है, या हथेली से भी छोटा, हथेली के बराबर है, ठीक है, इतना आकार है इसका। अच्छा, दूसरी बात अगर यहाँ पे नैनो की कर ली जाए तो नैनो की पावर कितनी होती है, हम कह सकते हैं यानी कि 10 की पावर -9 है ना, ये नैनो की पावर है। तो इसको किसने बनाया है, किसने विकसित किया है, इसका अनावरण किया है एनवीडिया ने। आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक बात बताओ, जो सुपर कंप्यूटर है इंडिया में उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है एनवीडिया, ठीक है। अच्छा, अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें, सबसे पहले बात करें कि सुपर कंप्यूटर जो है, इस सुपर कंप्यूटर की बात करी जाए तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन था, तो ये था परमरुद्र। ये कौन है, सॉरी, ये अगर भारत की बात करें तो जो भारत का पहला था सुपर कंप्यूटर भारत की, तो ये हो जाएगा आपका परम 8000, ये हो जाएगा आपका, हाँ, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट परम 8000, ठीक है, परम 8000 सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। और अगर नवीनतम की बात करी जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, परम रुद्र हो जाएगा, ठीक है, परम रुद्र की बात करी जाए परम रुद्र हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे करें, इसके सुपर कंप्यूटर के जनक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे विजय भटकर। कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके विजय भटकर की बात करी जाए तो विजय भटकर। चलिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि हाल ही में किस देश के किंग्स और कॉवेंट्री जो है विश्वविद्यालय को गुजरात में परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली है। देखो, एक तो विश्वविद्यालय है क्वींस और एक है यहाँ पे कॉवेंट्री, ये दो विश्वविद्यालय हैं। तो ये किस देश के हैं जिनको गुजरात के परिसर में स्थापित किया जाएगा, ये जर्मनी के हैं, फ्रांस के, यूएसए के, या फिर ब्रिटेन के। चलिए, इन सवालों की बात करें तो देखिए, दो विश्वविद्यालय हैं, एक का नाम है क्वींस और एक का नाम है यहाँ पे कॉवेंट्री, ठीक है। एक विद्यालय का नाम है यहाँ पे क्वींस और एक का नाम है यहाँ पे कॉवेंट्री। ये दोनों भी क्या हैं, ये हैं भाई आपके दोनों विश्वविद्यालय। अच्छा, ये दोनों विश्वविद्यालय किस देश के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे भाई आपके ब्रिटेन के। कहाँ के हो जाएंगे, ये दोनों यूनिवर्सिटी कहाँ की हैं, दोनों यूनिवर्सिटी हैं आपकी ब्रिटेन की, ठीक है। अच्छा, दोनों यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है, कीयर स्टारमर। कौन है, कीयर स्टारमर की बात करें तो ये हैं जो आपके लेबर पार्टी से हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात तो भाई ये कहाँ स्थापित की जा रही है, या मैं इनको कहूँगी भाई इनको मंजूरी कहाँ दी गई है बनाने के लिए, तो इनको जो मंजूरी मिली है, ये मंजूरी मिली है कहाँ पर, ये मिली है गुजरात परिसर में। गुजरात परिसर में बनाने की, इनको परिसर में बनाने की मंजूरी मिली है। अच्छा, गुजरात परिसर में भी कहाँ पर, तो भाई गुजरात परिसर की गिफ्ट सिटी की बात करें तो जो गिफ्ट सिटी है इसकी बात करें, है ना। चलिए, तो आपको ये सवाल ध्यान में रखना है। आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे टू ऐसी जो है आपकी यहाँ पे दो यूनिवर्सिटी हैं, एक है क्वीन और एक यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि एक क्वीन है और आपकी दूसरी कॉवेंट्री है। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी को गुजरात में जो है यहाँ पे गिफ्ट सिटी में जो है इनको इस परिसर में एंट्री मिल चुकी है।
अगला सवाल है सवाल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने को मंजूरी दी है? पीली नदी पर, मेकांग नदी पर, सतलज नदी पर या फिर ब्रह्मपुत्र नदी पर? देखो दुनिया का अभी तक की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा बांध, ये सवाल देखो, दुनिया का सबसे बड़ा बांध अगर बात करें तो अभी तक की बात करें तो अभी तक भी चीन ने ही बना रखा था। ठीक है, अभी तक की बात करी जाए तो भैया अभी तक भी किसने बना रखा था? चीन ने। और किस नदी पर बना रखा था? तो अगर नदी की बात करें तो कौन सी नदी थी? ये थी आपकी यांगटीसी नदी। कौन सी हो जाएगी? ये थी आपकी यांगटीसी नदी है। और ये यांगटीसी नदी की बात करें, यहाँ पर बनाया गया था आपका दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, अच्छा सॉरी बांध। इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर इस बांध की बात करें तो अभी तक की बात कर रही हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा बांध अभी तक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इस बांध की अगर बात करी जाए तो ये थ्री जॉर्ज बांध हो जाएगा। इसका नाम है थ्री जॉर्ज बांध। ठीक है, जो अभी तक का था। और ये यांगटीसी नदी पर था। और यांगटीसी नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ये एशिया की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी भी है ये। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आती है अब यहाँ पे, अब की बात करते हैं कि भाई अब कौन सा बना है। अगर अब की बात करें तो अब दुनिया का जो है सबसे बड़ा बांध जो है ये, इसका निर्माण कौन कर रहा है? अब जो निर्माण कर रहा है, अब निर्माण कर रहा है आपका चीन। ठीक है, अच्छा कहाँ पर कर रहा है? तो ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी पर कर रहा है। और सतलज में तिब्बत में इस नदी को क्या बोला जाता है? तिब्बत में इस नदी को बोला जाता है सांगपो, ये तो सांगपो। ठीक है, इस नदी पर इसको बनाया जा रहा है। अब हमारे लिए क्या दिक्कत वाली बात है? हमारे लिए ये दिक्कत वाली बात है क्योंकि जैसे ही ये बांध टूटेगा तो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा आ जाएगी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए बांध बिल्कुल ठीक नहीं है और चाइना इसका फ़ायदा कभी भी उठा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है तिब्बत में सांगपो नदी यानी कि जो ब्रह्मपुत्र है वहाँ पर ये बांध बनाया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध अब ब्रह्मपुत्र नदी पर होगा। अभी तक कहाँ पर था? अभी तक एशिया पर, एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी पर था, जो थ्री जॉर्ज बांध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आप देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा बांध थ्री जॉर्ज। चलिए अगले सवाल को लेकर के बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्या कहता है? हाल ही में रथ सप्तमी, रथ सप्तमी को राज्य उत्सव किसने घोषित करा है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, यहाँ पे बेलगांव है, ओडिशा है या फिर केरल है? अच्छा बेलगांव तो कर्नाटका में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये बेलगांव, इसको तेलंगाना ही करना। ठीक है, इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में गलत है लिखा हुआ तेलंगाना। तो भाई कहाँ पर हो जाएगा? चलिए इसका आंसर बताते हुए चलेंगे। देखिए अगर बात करी जाए रथ सप्तमी महोत्सव की, रथ सप्तमी महोत्सव जो है यहाँ पे अगर बात करें, रथ सप्तमी फेस्टिवल की बात करी जाए तो भाई ये जो त्यौहार है, ये जो महोत्सव है ये मनाया जा रहा है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के भी कहाँ पर? श्री काकुलम जिला में। कहाँ पर ये मनाया जा रहा है? श्री काकुलम जिले की बात करें तो ये काकुलम जिले में इसको मनाया गया है। अच्छा काकुलम जिले में भी अगर बात करी जाए तो यहाँ पर एक मंदिर है और ये किस मंदिर में मनाया जा रहा है? तो एक मंदिर है जिसका नाम है सूर्य नारायण मंदिर। क्या है? ये है आपका सूर्य नारायण मंदिर की बात करें, यहाँ पर इसको मनाया जा रहा है सूर्य नारायण मंदिर में। अच्छा ये जो मंदिर है किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान सूर्य को समर्पित है। किसको? भगवान सूर्य को ये मंदिर समर्पित है। अच्छा इसका संकेत क्या होगा? इस फेस्टिवल की बात करें तो इस फेस्टिवल का संकेत क्या होगा? सर्दी समाप्त होने का। ठीक है, ये मनाया जाएगा सर्दी समाप्त होने के संकेत में। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश के काकुलम जिले में मनाया जा रहा है और वहाँ पर सूर्य नारायण मंदिर है जो भगवान सूर्य को समर्पित है, वहाँ पर मनाया जा रहा है और इसका संकेत ये है कि सर्दी समाप्त हो चुकी है, इस टाइम पर मनाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए रथ सप्तमी महोत्सव की मैंने आपके सामने बात कर ली है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है हमारे लिए कि हाल ही में कोनेरू हम्पी, ये फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड जो ब्रिड्ज चैंपियनशिप है 2024, इसका खिताब इन्होंने कहाँ पे जीता है? यूएसए में, सिंगापुर में, नॉर्वे या फिर ब्रिटेन में? कहाँ पर जीता है? चलिए देखिए बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हम फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड जो ब्रिड्ज चैंपियनशिप है इसकी। चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ फीडे ही लिखूंगी, बाकी आप पूरा लिखा हुआ है आपके सामने है ना। चलिए हम बात कर रहे हैं फीड वर्ल्ड रैपिड एंड जो ब्रिड्ज
चैंपियनशिप 2024 है, इसके बारे में, है ना। चलिए, पहली बात तो इसको होस्ट किसने करा है, होस्ट करने वाला कंट्री कौन सा हो जाएगा। इसको होस्ट करा है न्यूयॉर्क के द्वारा, इसको होस्ट करा है, यानी कि यूएसए ने इसको होस्ट करा है, न्यूयॉर्क ने। अच्छा, दूसरी बात आती है कि भी इसका विजेता कौन बना है, जीता कौन है। तो इसको विजेता, इसकी विजेता बनी है कोनेरू हम्पी। कौन बनी है, ये बनी है कोनेरू हम्पी की बात करी जाए, कोनेरू हम्पी जो भारत से संबंध रखती हैं, और ये दूसरी बार यानी कि सेकंड बार इसकी विजेता बनी है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उप विजेता की, ठीक है। हमें इंडिया की हैं विजेता तो हमें याद रहेंगी, लेकिन इन्होंने किसको हराया है ये भी ध्यान में रखना है। तो इन्होंने हराया है सुकुंदर को। किसको, इन्होंने हराया है सुकुंदर को। और ये कहाँ के हैं, तो ये हैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से संबंध रखते हैं ये, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात यहाँ पे, तो भाई ये जो है यहाँ पे फीडे की बात करें, फीडे का संबंध किससे होगा, शतरंज से होगा, ठीक है। किससे, शतरंज से। आंसर हो जाएगा यूएसए इज द करेक्ट आंसर। कहाँ होस्ट हुआ है, तो ये होस्ट हुआ है न्यूयॉर्क में। सारे ही सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ये है कोनेरू हम्पी, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप मुझे बताएंगे यहाँ पे सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन कौन है। अगर बात करें इसमें तो सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन की बात करी जाए तो ये कौन है, ये हैं आपके डी गुकेश, ठीक है। ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डी गुकेश, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल है पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे। अगर बात करी जाए प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे, है ना। अब पहले ग्रैंड मास्टर की बात करी जाए तो पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद। कौन थे, ये थे विश्वनाथ आनंद की बात करी जाए तो ये। अब एक और सवाल आपके लिए बनेगा, सवाल ये होगा कि 85वें ग्रैंड मास्टर कौन है, 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है ना। 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर की बात करी जाए तो 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगे, श्याम निखिल। कौन हो जाएंगे, श्याम निखिल की बात करें तो ये हो जाएंगे आपके श्याम निखिल, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले सवाल को लेकर के, सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 21वां जो है थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित हुआ है। एशियन फिल्म फेस्टिवल है ये है आपका थर्ड आई 21 नंबर का, केरल में हुआ है, गोवा में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में। चलिए, अगर इसकी बात करें थर्ड आई एशियन की, है ना, अगर बात करें हम यहाँ पे थर्ड आई एशियन की, तो ये जो एशियन फिल्म फेस्टिवल है इसकी बात करी जाए तो जो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल है, पहली बात तो वो आपसे क्रम पूछेगा इसका, किस क्रम का है, तो भाई ये 21वें क्रम का है। दूसरी बात, इसको होस्ट किसने करा है, कहाँ पर हुआ है ये, तो भाई ये हुआ है आपका देखो दो जगह, एक तो हुआ है मुंबई में और एक हुआ है ये ठाणे में, ठीक है। मुंबई और ठाणे में दोनों ही कहाँ पड़ते हैं, दोनों ही पड़ते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। तो भाई ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ है अगर आपसे पूछे तो ये महाराष्ट्र, मुंबई और ठाणे में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पूछेगा इसका फोकस कंट्री कौन है, ठीक है। पूछेगा कि भाई इसका फोकस कंट्री की बात करें तो फोकस कंट्री कौन है। अब देखो जो फोकस कंट्री है वो है साउथ कोरिया। कौन है, ये है आपका साउथ कोरिया। दूसरी बात आपसे अगर इसकी स्टार्टिंग फिल्म की बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे जो स्टार्टिंग फिल्म है ये कौन सी हो जाएगी, अगर इसकी बात करी जाए तो ये हो जाएगी द ब्लैक डॉग। कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी द ब्लैक डॉग की बात करी जाए तो ये हो जाएगी द ब्लैक डॉग। अच्छा, कहाँ की है फिल्म, तो भाई ये रही थी आपकी चाइना से, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो 21वां थर्ड आई एशियन जो चित्रपट महोत्सव है ये 10 से लेकर के 16 जनवरी तक चलेगा और ये मुंबई और ठाणे के बीच में आयोजित होगा, यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए, अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहे पहले अंडर ग्रेजुएट माइनर कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो भाई ये जो है पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहला है अंडर ग्रेजुएट माइनर कार्यक्रम। अगर इसकी बात करी जाए तो भाई इसका संबंध साइबर क्राइम से है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से है, क्वांटम टेक्नोलॉजी से है या ड्रोन के विकास से है।
चलिए, अंडर ग्रेजुएट माइनर कार्यक्रम की बात करें तो इसका जो संबंध है ये है क्वांटम टेक्नोलॉजी से। किससे है? इसका संबंध है क्वांटम टेक्नोलॉजी से, बिल्कुल। अब देखो ये जो है यानी कि इसका जो उपयोग है यानी कि जो क्वांटम है इस तकनीकी के इस तकनीकी का इस्तेमाल करके जो है कुशलता पर ध्यान देना, ठीक है। दूसरी बात क्या है? स्किल को डेवलप करना, यानी कि इसका यूज़ करके जो कुशलता है इस कुशलता को बढ़ाना, साथ में जो स्किल है अगर इस स्किल की बात करी जाए तो भाई स्किल को बढ़ाना, इन दोनों को बढ़ाने को लेकर के इसका विकास किया गया है। अच्छा, विकास करा किसने है? तो भाई किसने करा है इसका विकास? तो इसको डेवलप जो किया है वो क्या है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद के द्वारा, ठीक है। किसने ये किया है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद के द्वारा, परिषद के द्वारा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये काम किस पे करेगा? तो भाई ये काम करेगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, CIE पर, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा? तो भाई जो साइबर अपराध हैं उनको रोका जाएगा और साइबर क्राइम को रोका जाएगा। दूसरी बात, क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम कल देखते हैं। चलिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू। PDF के लिए आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जा कर के आपको PDF बाकी सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी।